नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस को डिस्कस करेंगे आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि अभी सीपीओ की एग्जाम चल रही है, आने वाले समय में सीजीएल की मेंस है, सीएचएसएल की एग्जाम है या फिर अन्य एग्जाम है, तो जहाँ जहाँ जीके जीएस पूछे जाते हैं हर जगह आपको ये वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों मेरा सभी क्लासेस स्थगित है ना, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था टेलीग्राम के माध्यम से, और कुछ बच्चे जो व्हाट्सअप या फिर वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे उन सबको बता दिए थे हम। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इस कारण ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं और इसीलिए जो है वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं। जल्दी हम जो 21 वाली सीरीज है हमारा दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के ऊपर आधारित होती है, उनको लेके हम 1 या 2 दिन में या फिर कल से ही, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल से जो है लेके आ जाऊँ। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी कोई सा भी एग्जाम देना हो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और मैं पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन को रिलेट कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अभी एशियाई गेम चल रही है तो ये क्या है, कौन सा इवेंट है, ये सब की बात हम इसी वीडियो में कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 1982 में एशियाई गेम कहाँ पर हुई थी। अब 1982 ही क्यों, 1984, 1985, 1980 आपसे क्यों नहीं पूछ रहा है ना। तो इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि 1982 जो है ये आपका इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में सेकेंड टाइम आपका एशियन गेम करवाया गया था। एशियन गेम की शुरुआती संस्करण आपका 1951 में होती है और ये आपका नई दिल्ली से ही होती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब तक इंडिया में कितनी बार एशियन गेम हो गई भैया, तो 2 बार हो गई। एक बार शुरुआती इवेंट हो गई 1951 में और एक आपका 1982 में सेकेंड टाइम हुआ है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अभी जो आपका एशियन गेम चल रहा है 2022 वाला चल रहा है, जो 2023 में कराए जा रहे हैं, ये डिले हुआ है। ये आपका चीन के अंदर कराए जा रहे हैं, चीन के गुंजवाओं में। और इससे पहले आपका 2018 में जो एशियन गेम करवाया गया था ये आपका इंडोनेशिया के अंदर करवाया गया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2018 वाला इंडोनेशिया में, 2022 वाला चीन में हो रही है। 1951 में पहला संस्करण इंडिया में हुआ, सेकेंड टाइम 1982 में हुआ। अभी जो आपके 2022 वाला जो एशियाई गेम चल रही है, इसमें आज सवेरे तक भारत को 19 गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुके हैं और सबसे पहले स्थान पे आपका चीन है। कल जो है नीरज चोपड़ा के साथ कुछ वहाँ पे बेईमानी भी हुआ, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से दिखाया है और फिर से गोल्ड जो है यहाँ पर जवलिन थ्रो के अंदर प्राप्त किए हैं नीरज चोपड़ा। तो ये तो बाद में पटक टैली की बात करेंगे क्योंकि अभी गेम जो है ऑन द वे है, रनिंग में है। चलते हैं आगे। अगला जो है, अभी देखिए एशियन गेम चल रहा है तो आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ। इसमें भी एशियन शब्द लगा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है 2023 वाला। तो कोई बच्चा हड़बड़ा के चाइना आंसर नहीं मार देना, गलती हो जाएगा। ये एशियन गेम है जो ऑन द वे है और ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो आपका बैंकॉक में हो गया है ना, ये समाप्त हो गया है बैंकॉक में, है ना, थाईलैंड बैंकॉक में। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन पेयर है इसीलिए डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है भैया। और एक होता है आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियन, ये आपने देखा जो बैंकॉक में हुआ, ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। और एक होता है आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वाला भी संपन्न हो गया, ये आपका बुडापेस्ट में हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली बात है एशियन वाली, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में हुई थी, जो एकमात्र बार हुई थी। और शुरुआती राष्ट्रमंडल खेल आपका 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। पिछला राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी, है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल भी जो है वेन्यू डिसाइड हो गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में होगी, है ना। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2026 का जो एशियाई गेम होगा, चूंकि 22/4/26 4 साल के बाद होती है, हालांकि 23/4/27 आप नहीं जोड़िएगा, पहले ही बताया डिले वाला है जो चाइना में भी चल रही है। तो 2026 में जो होगी ये जापान के अंदर कराए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड में बता दिया, 26 ऑस्ट्रेलिया में होगी ये भी बता दिया, है ना। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और हाल फिलहाल में जो कुछ ट्रॉफी जीते गए हैं, कुछ जीत लिए गए हैं और
और इसमें भी खास करके जब ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है एग्जाम के लिहाज से, जब इंडिया जीत लिया हो तो ये सभी ट्रॉफी वगैरह के नाम आपको एग्जाम में देख के जाना है। संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है, तो ये मेघालय है। किसे जो है विनर कौन बने हैं, तो कर्नाटक ने मेघालय को हराया था फाइनल मुकाबला में, तो मेघालय उपविजेता और कर्नाटक विजेता है संतोष ट्रॉफी 2023 के। जो भी घरेलू ट्रॉफी हैं, जैसे क्रिकेट की बात करें तो विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, रणजी, ये सब को भी ध्यान रखना है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, सभी बच्चे को पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये जो है स्टैटिक्स फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। डूरंड कप या फिर संतोष ट्रॉफी और आगा खां कप, ये तीन तो आपके पुराने जो क्वेश्चन हैं उनसे आ जाते हैं। देखिए, जो बच्चे बिहार एसएससी के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए तो मैं जल्द ही बिहार एसएससी का भी जो है स्टार्ट कर दूंगा, और यकीन मानिए पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी कराऊंगा, है ना, जैसे आज तक कराते हूँ भैया। कोई भी जो है आपको मतलब ऐसे नहीं कि हमारा क्या जाता है कुछ भी पढ़ा दो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं सब दिन पढ़ा देता। अब देखिए ना, आज मैं जीडी का वीडियो क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि भाई क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको दूं ताकि आने वाले दिन में आपको काम आए। तो ऐसे नहीं है कि मैं कोई से भी पुराना क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ा दूं, ऐसा मेरे से नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए नहीं ला पा रहा हूं। जब मैं उस थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा तब बराबर लाऊंगा, अब देखता हूं कल से, है ना। फाइनल मुकाबला सऊदी अरब के रियाद में हुआ है, ये वाली संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी देख के कोई उत्तर प्रदेश वगैरह नहीं मारे। इसके अलावा फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, लेकिन बिहार एसएससी के लिहाज से ये क्वेश्चन पुराने नहीं हुए हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उपविजेता यहाँ पे बेल्जियम हुआ था, है ना। और ये जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये आपका उड़ीसा में कलिंगा और बिरसा मुंडा में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत आपका जो है 1971 ईस्वी से हुई थी, और पहली वर्ल्ड कप के विजेता पाकिस्तान है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ज़्यादा सुनिएगा मुझे, है ना। इसके अलावा 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जो है आपका इंडिया जीता था, जो एकमात्र बार जीता है, ठीक है भाई। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया हैं, उपविजेता साउथ अफ्रीका हैं, मेजबान भी साउथ अफ्रीका ही रहा था, ठीक है। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 जो है ये आपका बांग्लादेश में खेले जाएंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत हैं, उपविजेता आपका यहाँ पे इंग्लैंड बना था। ये फर्स्ट एडिशन थी, मेजबानी यानी होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका रहा था। शेफाली वर्मा इंडिया के तरफ से कैप्टेंसी संभाली थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शेफाली वर्मा को सभी जानते हैं। इसके अलावा एशिया कप 2022 के विजेता कौन है, श्रीलंका है। अब एशिया कप में 2023 भी जोड़ लीजिए, विजेता कौन है, इंडिया है। कौन है भैया, इंडिया है। और जो पिछले सन के विजेता हैं ये इस सन के क्या है, उपविजेता है ना, रनर अप है। अब श्रीलंका को हरा के इंडिया जीता था। अब ये मैच तो कोई नहीं भूल सकते हैं भाई, 50 रन पे ही पैक कर दिए थे। मोहम्मद सिराज ने 5 या 6 विकेट ले लिए थे। WPL 2023 के विजेता मुंबई हैं, उपविजेता यहाँ पे दिल्ली कैपिटल हैं, DC के टीम है। ये पहला एडिशन था, मुंबई में कराए गए थे, महिलाओं का IPL जैसा इसका नाम WPL है ना। ये भी स्पॉन्सरशिप टाटा ही कर रहे थे, टाटा WPL था, है ना। मुंबई के 2 स्टेडियम DY पाटिल और आपका जो एक और स्टेडियम है वानखेड़े, इन दोनों में करवाए गए। इनके अलावा IPL 2022 के विजेता कौन है भाई, गुजरात टाइटंस हैं, गुजरात टाइटंस 2022 के। अब 2023 के विजेता मैंने कहा रिलेट कर दूंगा। 2023 के विजेता कौन है, CSK हैं। उपविजेता कौन रहे थे, MI रहे थे, सॉरी GT रहे थे। उपविजेता जो है गुजरात टाइटंस ही रहे थे, विजेता रहे थे CSK। दोनों बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से पर्पल कैप और ऑरेंज कैप आपके लिए मैंने रखता है एग्जाम में, तो पर्पल कैप समी को मिला था, ऑरेंज कैप जो है आपका शुभमन गिल को मिला था, है ना। इसके अलावा सबसे महंगा जो है सैम करन थे इस बार के खिलाड़ियों में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के विजेता महाराष्ट्र हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये इसका 5वां फॉर्म था। पहला
पहला फॉर्म 2018 नई दिल्ली में कराए गए थे, है ना। और दूसरा स्थान पे जो है 2023 वाला में ये आपका हरियाणा रहा है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश रहे हैं। इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, ये पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से स्टार्ट करवाया गया था 2018 में, फिर 2019 में इसका नाम, है ना, कर दिया गया आपका यूथ गेम। इस फॉर्म में 3 खेल होते हैं जो आपकी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तीनों बता दिया हूँ। ये रिवीजन क्लास है। तो आपका यूथ गेम है एक आपका यूनिवर्सिटी गेम है। यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन 2023 में ही हुआ है, जो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा संस्करण, और विजेता यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो अभी तीसरा 2023 में हुआ है, तो पहला 2020 में हुआ था उड़ीसा के अंदर, और यहाँ पर भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहे थे। मैं ये जो भी बात ये लकीर खींच के किया हूँ, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का किया हूँ। एक आपका खेलो इंडिया विंटर गेम होता है ना। तो 3 इस प्रकार के गेम होते हैं। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल के विजेता सर्विसेज टीम है। उपविजेता आपका यहाँ पे महाराष्ट्र रहा था। गुजरात में हुआ था, 6 शहर में हुए थे, 36 खेल शामिल थे, है ना। सावाज यहाँ का शुभंकर घोषित किया गया था, शेर का बच्चा। इसके अलावा जो अभी आप 37वें राष्ट्रीय खेल का समय हो गया है, कुछ ही दिनों में आपको दिखेंगे। तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में होगा। कहाँ पे होगा? गोवा के अंदर होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गोवा के अंदर 37वां राष्ट्रीय खेल होगा। और 30वां राष्ट्रीय खेल का भी वेन्यू तय हो गया है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर होगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 37वें, 38वें, 36वें के विनर जरूर याद रखेंगे, ठीक है भैया। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए सीमा रेखा से काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। मैंने आपको बता दिया 7 स्थलीय देशों के साथ और जलीय के साथ। यूं तो हम 3 काउंट करते हैं, लेकिन हम आज तक 2 ही मानते आए हैं, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। भारत की सीमा 7 स्थलीय देशों से लगती है ना। जैसे आपने बताना है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, है ना, म्यांमार, ये सब जो है भारत की सीमा है। इसके अलावा सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। इसके अलावा भारत के तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा गुजरात की है। गुजरात नहीं पूछता है एग्जामिनर, 2 नंबर वाला पूछता है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई दूसरा सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, पहला गुजरात का है। भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये बात आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। मैंने ये चारों पांचों बता दिया है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना। तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे भैया। पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली जो रेखा है, इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, जिसपे आपका जो है कई सारे देश है, जिसमें अगर आप एशियन कंट्री की बात करेंगे तो मालदीव, इंडोनेशिया वगैरह हो जाएंगे, है ना भैया। तो ये सब कुछ बातों जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भारत के 8 राज्य हैं, ये आपसे पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो सीधे से यहाँ से लकीर खींचिए, आपके भारत के 8 राज्यों में आ जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। इस प्रकार से जो है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, ये आ जाएंगे। आप एकदम सीध में है, देखिए ना, एकदम सीध में है, कहीं जो जाने की नहीं है। राजस्थान में अब यहाँ से नहीं खींच देना है, क्योंकि गुजरात को भी लेना है, तो यहाँ से। और ये राजस्थान की यही वाली पार्ट आएगी जो डूंगरपुर जिला पड़ता है, ठीक है भैया। तो ये 8 राज्य। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार मिलती है भारत में या फिर काटती है, तो आपका आंसर होता है जी माही नदी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा नदी जो है कक्ष किरण में विलुप्त हो जाता है, तो आपका आंसर होती है जी लूनी नदी। तो ये दोनों बात भी स्पष्ट रूप से याद रख लेना नदियों के क्रम में। इनके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछ लिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। देखिए मैंने समाज वगैरह जो भी टॉपिक बैच वीडियो है उसमें सारे कवर कर दिया हूँ। फिर भी प्रार्थना समाज के संस्थापक 1877 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी किए थे। अब हम यहाँ पे कुछ समाज देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप इस इमेज से ज़्यादा समझ पाएंगे। रिविजन करवा रहा हूँ तो आधा ही चीज़ दूंगा, आधा आप ही भोगोगे, है ना भैया। ये आपका ब्रह्म समाज है, ये 1828 में हुआ था, है ना। तो आप खुद ही बोल
के एक बार मन में देखिए। 1828 में कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत कराने में विलियम बेंटिक की मदद किए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है ना। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक किताब भी लिखी। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे। तो ये सब राजा राम मोहन राय के बारे में इतने थीसिस हैं, आपको भी आना चाहिए। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा जो है स्थापित करवाया गया था। ये जो है विदेशी थे लेकिन इंडिया में पठन पाठन का कार्य करवाते थे, एज ए टीचर के रूप में काम करते थे। प्रार्थना समाज अभी आपने देख ही लिया। रामकृष्ण आंदोलन या रामकृष्ण मिशन ये दयानंद सरस्वती के द्वारा 1897 में बसाए गए थे। रामकृष्ण जी जो है ये दयानंद माफ कीजिएगा विवेकानंद साहब के द्वारा, विवेकानंद साहब जो है विवेकानंद साहब के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो विवेकानंद साहब के द्वारा 1857 में रामकृष्ण मिशन बसाए गए थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा बसाए गए थे, महाराष्ट्र में बसाए गए थे। ये इसकी ईस्वी होती है आपका 1873 होती है। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखे थे ज्योतिबा फूले मराठी भाषा में। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले इंडिया की फर्स्ट महिला टीचर कहलाती है क्योंकि बालिका के लिए विद्यालय इन्होंने ही खुलवाई थी। अलीगढ़ आंदोलन है ना, ये कौन है? सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी जो है एजुकेटेड पर्सन में गिनती होती है इनके इंडिया में। आपको दो ही याद रखना है, एक तो अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ है ना, और एक आपका याद रखना है जो आपका BHU के संस्थापक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उन मदन मोहन मालवीय। तो इन दोनों को एक ही श्रेणी में एक ही जगह याद रखिएगा, है ना। इनके अलावा देव समाज का जो है एक देखिए, एक देव समाज होती है और एक आपका वेद समाज होती है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि प्रोनाउंस करने में लगता है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देव समाज है शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है भैया। देव मतलब क्या होता है? देव मतलब होता है भगवान, है ना। तो भगवान शिव, है ना। शिव नारायण अग्निहोत्री आपका देव समाज का है। और वेद समाज का जो है श्री धरालू नायडू है। कौन है? श्री धरालू नायडू वेद समाज का। तो आज के बाद कोई देव और वेद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देव मतलब भगवान, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। आर्य समाज ये है आपके कौन है भैया? दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे। थियोसॉफिकल आंदोलन यूं तो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट है, लेकिन इंडिया के लिहाज से आपको जब भी पूछा है तो इंडिया के लिहाज से एनी बेसेंट जो है आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही थी इंडिया में। इसके अलावा आपको आवर्त सारणी को रीड करना है। आवर्त सारणी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आवर्त सारणी से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधे आपका परमाणु क्रमांक किसी का पूछ लेता है, किसी का नहीं। इतिहास गवाह है कि आज से लेकर जो भी 3 तरीके का बताया ना। तो पहला जो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंडर 30 तक पूछता है, इतिहास गवाह है। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिया है, कुछ को तो ट्रिक भी बता दिया है, ट्रिक भी लिखना बता दिया है। इसके अलावा कुछ तत्व के आपके परमाणु क्रमांक ही पूछ लेंगे जो मेजर तत्व हैं। इसके अलावा कुछ आपको दे देगा कि भाई 106 में कौन से तत्व हैं। तो यही बात है कि परमाणु क्रमांक ही पूछ रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आवर्त सारणी से कि किस वर्ग में कौन से चीज रखे गए हैं या अमुक तत्व किस वर्ग में आते हैं, ये ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है भैया। तो मैंने आपको 18 वर्ग मोटे मोटे तौर पे रटा दिया है कि किस वर्ग में कौन से तत्व आते हैं और स्टाइल क्या होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातु को किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातु को समूह 1 और 2 दोनों में रखा गया है, ठीक है। लेकिन 1 ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि 2 जो है क्षार पृथ्वी मेटल कहलाती है, ठीक है भैया। आधुनिक आवर्त सारणी में समुद्र समूहों में क्षारीय पृथ्वी धातु को रखा गया है समूह 2 में, ठीक है। इसके अलावा समूह 18 में नोबेल गैस को रखा गया है, ये आप सभी जानते हैं। अंतिम वाला तो सभी को याद है, नोबेल गैस को रखा गया है, अक्रिय गैस इनर्ट गैस को रखा गया है। समूह 17 में हेलोजन है। समूह 3 से 12 को जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर जो है आपका संक्रमणीय धातु या फिर हाइलिक मेटेलिक गुण वाला धातु कहा जाता है। आपके सामने ये आवर्त सारणी है, फिर से रिवीजन करेंगे। 1 और 2 में क्षारीय धातु, दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर संक्रमणीय धातु। बाद बाकी के हम नाम से पढ़ लेते हैं। सबसे लास्ट में इनर्ट गैस, अक्रिय गैस
गैस है ना, इसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं। इसके सेकेंड लास्ट यानी 17 को हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाते हैं। 16 को हम केल्कन कहते हैं या फिर ऑक्सीजन ग्रुप कहते हैं। 15 को हम नाइट्रोजन ग्रुप, 14 को कार्बन ग्रुप और 13 को बोरोन ग्रुप कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है। नीचे में जो आपको 2 दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये हरा कलर इस हरा कलर को जोड़ता है और ये लाल कलर इस लाल कलर को जोड़ता है। तो अगर आने वाले दिन में कभी आपसे पूछे कि एक्टोनाइड और लेंथोनाइड ये किस वर्ग के समूह, किस समूह से संबंधित है, तो आपको बताना है समूह 3 से संबंधित जो है आपके एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड। ठीक है भैया, चलते हैं आगे, है ना। देखिए लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड में नंबर ऑफ जो धातु होते हैं या फिर जो भी तत्व होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकृति के भी हो सकते हैं, तो कितने होते हैं, तो देखिए बच्चे 14 लगा देते हैं। अगर ऑप्शन में 14 है तो ठीक है, अगर 14 और 15 दोनों ऑप्शन में है तो 15 आंसर करके आइएगा। एसएससी ने 15 ही आंसर माना है। ये जो आपने सेम कलर का देखना है, ये मतलब ये गिनती आ जाता है इसी में। ठीक है भाई, ये भी गिनती आ जाता है। तो 14 और 15 दोनों ऑप्शन है तो 15 मारिएगा। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? आजकल जो फिजिक्स से आपका जो मात्रक है उससे काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होती है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक होता है। H बराबर I²RT होता है। ये एक फार्मूला हीट का है। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर जब आपका पाला पड़ेगा। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU बराबर क्या होता है? 252 कैलोरी होता है। इस फॉर्म में एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 8186 जूल होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जामिनर, आपको आते हुए भी नहीं मार पाओगे अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं कर रखा है या फिर कहीं नहीं सुने हैं। तो आप सभी को पता है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन अगर जो बच्चे पहले दिन कभी नहीं देखा है कि अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर होती है कितने वाट की होती है, तो फिर दिक्कत है ना। इसी प्रकार से ये BTU, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया एग्जाम में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। इसके अलावा एक गैलन पूछता है 159 लीटर वाली, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपका जो निवल है ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर में कंप्यूटर के सेक्शन से कि 1 निवल बराबर कितना, तो आपको आंसर देना है 4 बीट होता है और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। फिर 1024 बाइट बराबर KB, 1024 KB बराबर MB, 1024 MB बराबर GB, 1024 GB बराबर TB। इस प्रकार से चलता रहता है, लेकिन ये निवल बताना जरूरी था इसलिए यहाँ पे बता दिया। कुछ अन्य तत्व मतलब कुछ अन्य चीजें जिनके यहाँ पे जो है मात्रक दिया गया है। शक्ति का मात्रक वाट है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ का जो है मोल होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। पदार्थ के परिमाण कहिए या मात्रा कहिए, दोनों बात बराबर। हिमालय का निर्माण समांतर बलयी श्रेणी से हुआ है। प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो जो हिमालय का निर्माण है इसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि हिमालय को हम लोग 2 तरीके से इंडिया में रह के जानते हैं। एक तो हम उत्तर से दक्षिण के लिहाज से जानते हैं जो इसके विस्तारिता के आधार पर बांटा गया है। दूसरा हम नदियों के लिहाज से जानते हैं जो हमारा पूर्व से पश्चिम की दिशा के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो कैसा बात करता है वो वहां पे आपका जो है ऑप्शन से पता चलेगी। फिलहाल यहाँ पे हिमालय के बनावट के क्रम में सबसे पुरानी भाग जो बनी होगी ये बृहत हिमालय या महान हिमालय का है, क्योंकि ये हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट है ना, हिमालय की सबसे उत्तरी पार्ट है। और सबसे दक्षिणी पार्ट को हम शिवालिक कहते हैं। बीच में हमारा लघु हिमालय आ जाता है ना। इसके अलावा जो है आपका लघु हिमालय से, लघु हिमालय बीच में आता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए हिमालय को देख लेते हैं। मैंने कहा कि 2 दिशाओं में आप बांटते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम नदियों के लिहाज से, उत्तर के दक्षिण जो है उनके बनावट के लिहाज से, है ना, विशालता के हिसाब से बांटा गया है। हिमालय 4 भाग में बांटे गए हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या लघु हिमालय या हिमालय, लघु हिमालय अलग है ना, बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक, ये तीनों का एक ही नाम है। बाहरी हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक, ये तीनों एक ही चीज है। या लगा के लिखा गया लघु हिमालय या फिर मतलब शिवालिक सबसे बाहरी हो गया, और आपका जो है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय को ही कहते हैं। तो ये सबसे आंतरिक भाग है, मतलब सबसे उत्तरी। और सबसे दक्षिणी कौन सी हो जाएंगे? आपके शिवालिक हो जाएंगे। 2 बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आज तक यही क्वेश्चन पूछा है कि सबसे दक्षिणी कौन सी है, सबसे उत्तरी कौन सी है ना। एक बार MTS, ये जो छोटू MTS अभी बीता है ना, ये वाली नहीं, इससे पहले 2023 में एक बार और MTS का परीक्षा हुआ था, याद कीजिए। वहां पे आपसे पूछा गया था
कि दक्षिण के तरफ से मतलब शिवालिक के जस्ट उत्तर में कौन सा हिमालय है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि उत्तर से तीसरे क्रम में कौन आता है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी? शिवालिक। स्पष्ट बात है कि सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे है हिमालय शिवालिक सबसे दक्षिणी छोर। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, सभी जानते हैं, जिसका निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से हुआ है। ये आपका सीजीएल में पूछा गया था प्रे में कि कौन से प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। प्राचीन काल में हिमालय की जगह पे टेथिज सागर से, अब ये क्वेश्चन बहुत दिनों से एग्जाम में दिखे नहीं लेकिन दिखेंगे जरूर। इसके अलावा नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, बता दिया था। सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से काली आपका कुमायूं हिमालय, काली से आपका तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहांग आपका जो है क्या हो जाएगा भैया, असम हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर 4 पार्ट में पूर्व से पश्चिम दिशा के लिहाज से बांटते हैं। संविधान के जो भाग हैं ये आपको याद रखना है एग्जाम में, आपको कदम रखने से पहले। देखिए संविधान की जो भाग हैं ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन 1 से 10 तक आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बने हैं आज तक, ठीक है भाई। तो संविधान के भाग यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश को बताया गया है जो आंसर है। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं, एक तो सभी जानते हैं, पहले दिन ही पढ़ते हैं। भाग 2 में बात करते हैं, ये अनुच्छेद 5 से 11 है, ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता हमारे यहाँ जो है कई तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, निवास के आधार पे, माता पिता के जन्मस्थली के आधार पे, यहाँ पे आवेदन के आधार पे, ये तो आप भी जानते होंगे, और कई तरीके से जाता भी है नागरिकता। जैसे आपने किसी अन्य देशों की नागरिकता ले लिया तो इंडिया की नागरिकता आपको समाप्त ही माना जाएगा। इसके अलावा आप आवेदन देते हो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, तो भी आपको जो है नागरिकता समाप्त होगी, है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो आपका अच्छा नागरिकता हमारे यहाँ कैसा है, एकल है। जैसे मैं बिहारी हूँ तो मुझे बिहार की नागरिकता अलग नहीं है, मुझे इंडिया की नागरिकता है, सिंपल सी। तो एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के पद्धति के अनुसार यहाँ पे चलती है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो 11 से 35, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 12 से 35 कर लीजिएगा, 12 से 35 होगा, ठीक है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट है, इसमें कैटेगराइज किया गया है। जैसा कि आपने कभी पूछ दिया कि भाई समानता के अधिकार कितने हैं, तो 14 से 18 है। अब इसमें गिन लीजिए 5 गो होगा। फिर हमारे स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 है, 19, 20, 21, 22 4 गो होगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता 4 गो होगा। इसके अलावा 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 गो होगा। तो इस प्रकार से इसे कैटेगराइज किया गया, लेकिन सभी को कहाँ रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। पहले कितने होते थे, 7। कौन सा हटा है, संपत्ति का। कब हटा है, 44वां। कौन से ईस्वी में, 1978 में। कहाँ रखा गया है, 300 के ए आर्टिकल में। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। 36 से 51 देखते हैं। डीपीएसपी में जो आर्टिकल्स हैं उनको जो कैटेगराइज किया गया है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। तो यहाँ से गांधीवादी आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ आर्टिकल की बात जो मैं से कर लूँ, जैसे 40, 44, 50, 48, 45, 46, 47, ये सब जो आर्टिकल हैं ये आपके काम के हैं। 43 के ख सहकारी समिति वाला, ये भी आपके काम के हैं। तो ये कुछ आर्टिकल जरूर देखिएगा। भाग 5 में है, संघ है, यूनियन है। 52 से लेकर 151 तक की बात करता है। संघ का मतलब केंद्र सरकार की जो भी मतलब इम्पोर्टेंसी वाली संस्था वगैरह हैं, सब इसी के अंदर आ जाएगा। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसी में आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद वगैरह, मंत्री परिषद वगैरह, ये सब इसी में आ जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सभी जो है इसी दायरे में आ जाएंगे 52 से 151 के बीच में। भाग 6 में राज है, 152, जहां से ये समाप्त होती है ना वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है। तो 152 से 237 के बीच में है। इसमें राज्य सरकार के जो भी प्रमुख चीज होते हैं, चाहे तो पोस्ट हो चाहे संस्था हो, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। भाग 8 में बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो इस क्वेश्चन का आधार था। ये 239 से 242 है, गुनगुन जाओ। इसके अलावा भाग 9 में ग्राम पंचायत है। भाग 9 के ए में नागरिकता है, नगर पालिका है। भाग 9 के ए में जो आपका नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है। इसके अलावा भाग 9 के बी में सहकारी समिति है। इन दोनों में थोड़ा सा क्लू है, ये दोनों जो आपके भाग बढ़े हैं ये आपका 73वां संविधान संशोधन के जो है द्वारा आपका 11वीं हाँ, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा है, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची है ना, ये भी ताल्लुक रखता है
है 73वां और 74वां संविधान संशोधन से। तो 11वां जो अनुसूची है ये आपका ग्राम पंचायत से आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, 11वां अनुसूची जो है ये आपका ग्राम पंचायत से मतलब ताल्लुक रखता है। इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। और 12वां जो आपका अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित रखता है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, है ना। भाग अलग है, अनुसूची अलग है। अनुसूची मात्र 12 है, भाग आपके 22 और +3 कर लीजिएगा। जो ब्रांच बने हैं तो टोटल 25 हो जाएगा, है ना। 3 जो ब्रांच बने हैं यही, एगो 9 का ए है, 9 का बी है सहकारी समिति वाला, और एगो 4 का ए है मौलिक कर्तव्य वाला। तो 3 गो ब्रांच बढ़ गया। इसके अलावा भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? देखिए बाल विवाह, विधवा विवाह, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट 1929, इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 भी कहा जाता है, जिसको लागू किया गया था 1930 में। किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा, इसीलिए इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। इसके अलावा उस समय देश में लड़कियों की उम्र सीमा जो है 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों की 18 वर्ष रखा गया था। ये टोटल को मैं एक ही जगह से आपको थोड़ा सा बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी देखिए 2021 में एक बिल आया है कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 से 21 वर्ष की जाने की बात की गई है, जो पास भी हो गई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभी इंडिया में लड़कियों की जो है शादी के न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए 1929 में आपका शारदा वाला जो है ये अधिनियम आया था, 30 में आपका लागू हुआ था, 1978 में इसमें संविधानिक संशोधन किए गए थे। और जब 1978 में किए गए थे तो उस समय लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष रखे गए थे। कितने? 15 वर्ष, और लड़कों के 18 वर्ष। फिर 2006 में एक इसी पे कानून बना, है ना, जो 2007 में पूर्णतः लागू हुआ। तो इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जरा समझिएगा कि ये शारदा एक्ट कब आया था, अधिनियम कब आया था? तो 1929 में। लागू कब हुआ था? 30 में। और अगर आपको अभी बोले बाल विवाह निषेध अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ, और ऑप्शन में आपका 2006, 2007, 2009, 10 है तो 2007 मारेगा, क्योंकि अधिनियम बना 6 में और 7 में पूर्णतः लागू हुआ। 1978 संशोधन किए गए थे, इसमें मॉडिफाई किए गए थे। तो ये बीच की घटना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, ठीक है भाई। इसके अलावा अभी जो हमने बात करा कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका से संबंधित है और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में हमने बता ही दिया था, वहां पे फैक्ट में 29 विषय है। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये भी क्वेश्चन आपके अभी जो राज्य सरकार के एग्जाम हुए, मेरे ख्याल से MP पुलिस का एग्जाम हुआ है, वहां पे पूछा गया था। नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, ये बात भी ध्यान रखना। महापौर महाराष्ट्र वगैरह में महापौर कहते हैं। इसके अलावा मेयर भी इसे कहा जाता है, नगर निगम के प्रमुख का भी मेयर का चुनाव हुआ था बिहार में। इसके अलावा मेयर का कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्षों का। संविधान के भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, ये अभी डिस्कस हो ही गया है। 11 जो अनुसूची है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 29 विषय है, ये भी डिस्कस हो गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां ग्राम पंचायत से और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय इतिहास में योजना अवकाश किसे कहते हैं? भाई योजना अवकाश किसे कहते हैं? जब योजना जो है आपका नहीं बनाया गया था पंचवर्षीय वाला, तो 1966 से 1969 को जो पीरियड है उसे हम योजना अवकाश कहते हैं, क्योंकि इस काल में कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है क्रिएट नहीं करा गया। इसके जगह पे साल भर का प्लान लाया गया, ठीक है। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से 1956 है, जो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। इस पे कृषि पे बल दिया गया था, क्योंकि बल देने के लिए और कोई दूसरा सेक्टर था ही नहीं हमारे पास। जब यहाँ से अंग्रेज गए तो ऐसे ही नहीं गए, अटैची भर के ले गए, तो यहाँ पे सिर्फ खेती खलिहान के अलावा कुछ नहीं बच गए। तो हम लोग कृषि पे बल दिए थे पहले वाला पंचवर्षीय योजना पर। अगर उस लिहाज से देखा जाए, जिस हिसाब से जो है विदेशियों ने यहाँ से लोगों सामान वगैरह को लूट के ले गया, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा भी गर्त में हम लोग नहीं है, काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961, ये PC महालनोबिस के जो है मॉडल पे आधारित है। PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जून को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 है, ये गाडगिल फार्मूला पे आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना पहला और दूसरा आपका जो है कंबाइंड बल दिया गया था, यानी कृषि और भारी उद्योग दोनों पे, तो सॉरी दूसरे पंचवर्षीय योजना पे भारी उद्योग दिया गया था,
था, भूल गया था बताना, है ना। इसके अलावा प्रथम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास बल दिया गया, कृषि पर उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में संतुलन, बल विशेष बल दिया गया किस पे, कृषि पे, मैं बता दिया था। इसके अलावा तृतीय पे भारी उद्योग और कृषि दोनों पे बल दिया गया, ये मैं अभी मौखिक रूप से बताया जो यहाँ पे लिखित रूप में है। इसके अलावा जो आपका पंथी लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को काफी पसंद कर रहे हैं एग्जामिनर, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का जो है पंथी है, गेंडी भी है, एक गेंदी, है ना, इस प्रकार से गेंडी लिखिएगा, गेंडी आपका छत्तीसगढ़ का ही है। राउत नाचा भी छत्तीसगढ़ के हैं, सुआ भी छत्तीसगढ़ के हैं। कर्मा, सैला, फाग, सरहुल छत्तीसगढ़ के हैं। देखिए सरहुल जो है ये झारखंड के भी हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा सरहुल झारखंड में मनाया जाता है कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। घूमर, गनगौर, पनिहारी, गीदर, कलबेलिया, कठपुतली ये सब राजस्थान के हैं, राजस्थान के नृत्य और त्योहारों में से हैं। कर्मा, झूमर, जटजटिन, छऊ, सरहुल ये सब झारखंड में आ जाएंगे। छऊ के बारे में क्या कहना है, ये 3 जगह के हैं, झारखंड, है ना, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गरबा, डांडिया, रासलीला ये गुजरात के हैं। मुखौटा, मोपिन, सोलुंग ये सब अरुणाचल प्रदेश के नृत्यों में से हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। कीर्तन, जात्रा, काठी, लाठी भी लिख लीजिएगा, कीर्तन, जात्रा, काठी, लाठी ये सभी कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के। लाठी क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो ये भी आपका कहाँ पे मिलेगा, पश्चिम बंगाल में जो है इनका जो है मतलब प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे आपने थांगटा वगैरह को मणिपुर में जानते हैं, गतका वगैरह को आप जो है पंजाब वगैरह में जानते हैं। इसी प्रकार से यक्षगान, करगा, कुनीता ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटक, भूतकोला भी कर्नाटक में ही मिलेगा। इसके अलावा द पैलेस ऑफ इल्यूशंस के लेखक कौन है, चित्रा बनर्जी की एक किताब है द पैलेस ऑफ इल्यूशंस। इसके अलावा वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। द टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता पुरस्कार किताब है। गीतांजलि गोरा गार्डनर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है पुस्तक हैं, और यही गीतांजलि को इंडिया को गीतांजलि के लिए 1913 में प्रथम बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी साहित्य के नोबेल पुरस्कार का भी आज ही घोषणा हुआ है, इनका नाम है फांसे, इनका क्या नाम है, फांसे, इनको मिला है साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला, आज घोषणा हुआ है साहित्य वाला। और ये नॉर्वे के ही रहने वाले हैं, और आप जानते हैं कि नोबेल में जो साहित्य का पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ही दिया जाता है, नॉर्वे के सरकार ही देते हैं, तो ये याद करने में और भी अच्छे हो जाएंगे। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन गांधी कहलाते हैं, ये अफ्रीका के रहने वाले थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपाल की पुस्तक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एरा मतलब होता है हमारा युग, एरिया मतलब होता है कोई क्षेत्र, तो दोनों कंफ्यूजन पेयर वाली किताब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, देखिए पश्चिमी घाट की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट होती है इंडिया के जो भी एग्जाम होती हैं उसके लिहाज से, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। पश्चिमी घाट ये वाली पोर्शन है जो इंडिया के ऐसे मैप होती हैं, V आकार पे आपका तमिलनाडु होता है, तो यहाँ से जो ये मैप है ये पश्चिमी घाट की मैप है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट ये गुजरात से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती है, ठीक है। पश्चिमी घाट को भी 4 भागों में ऐसे बांटे गए हैं रीजन के हिसाब से, है ना। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1600 किलोमीटर होती है, और ये घाट को हम पूर्वी घाट कहते हैं। और ये जहाँ दोनों मिलती है ये तमिलनाडु में मिलेंगी, स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसा है, ये ऐसा, और यहाँ पे है तमिलनाडु, तो इसे हम नीलगिरी पहाड़ी नाम दिए गए हैं, है ना, कि भाई ये दोनों जहाँ पे मिलती है ना, मीट करता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसे नीलगिरी कहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पश्चिमी घाट पर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई की कभी बात करें तो 1600। यहाँ से घाट प्रवाह मालप्रभा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी ये सब नदी यहीं से आ जाएंगे आपका, कहाँ से, पश्चिमी घाट से, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट कहा जाता है इंडिया के लिहाज से, इसे ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनाईमुदी, ये आपका कहाँ पे है, केरला के अंदर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कार्डेमम हिल का नाम आपने जाना होगा, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी जो है ये आपका अन्नामलाई के पास, ये कहाँ पे है, केरला के अंदर ही स्थित है ना। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी बताई दिया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अगर आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, जिंदगरहा, क्या बताओगे, जिंदगरहा। जिंदगरहा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है
है ना। तो ये बात भी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट किधर है, पश्चिमी घाट किधर है, निकलने वाली नदियाँ, ये सब आपने देख लिया। इसके अलावा इंडिया में जो सबसे ऊंची जलप्रपात है वर्तमान में, ये आपका कूचिकल जलप्रपात है जो आपके बराही नदी पर है कर्नाटक के अंदर, और दुनिया में सबसे बड़ी जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी तो आज नहीं, शुरुआती दिन से पढ़ते आए हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो तृतीयक सेक्टर, सेवा सेक्टर की सबसे अधिक योगदान होती है और रहेगी भी, है ना। क्योंकि अब देखिए ना, स्मार्टफोन के मामले में कहाँ पहुंच गया भारत, आज लगभग हर आदमी के पास स्मार्टफोन है इंडिया में, है ना। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, वन, मत्स्य लगभग कितने, 18%। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, बिजली इत्यादि जो है खनन प्राथमिक में रख लीजिएगा, ठीक है, खनन जो है प्राथमिक में रख लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, बिजली इत्यादि से लगभग 28% आता है। तृतीय क्षेत्र सेक्टर जैसे परिवहन, संचार, व्यक्तिगत सेवाएं इत्यादि से लगभग 55%। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ये तो पुराने आंकड़े हैं पिछले साल तक। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था, तो कोई संस्था नहीं, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक जीएनपी का सूत्र मैं कई बार बताया हूँ और कई दफ़ा एग्जाम में आपको नंबर दिलाया है, जरूर ध्यान रखिएगा, इसे देहाती भाषा में याद रखिएगा, ये सब फार्मूला नहीं याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, जीएनपी बराबर होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म भी आपको रिक्वायर्ड है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है ना। तो ये जीडीपी के में क्या करते हैं कि जो देसी आदमी विदेश में जाके जो धन अर्न करते हैं उसको जोड़ देते हैं, और जो विदेशी आदमी हमारे देश में आके कमाते हैं उसको घटा देते हैं। सिंपल सी देहाती लैंग्वेज में याद रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। और जीडीपी तो सभी जानते हैं, किसी भी देश के लिए उसके एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक या अंतिम मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अग्नाशय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। देखिए अमाशय से जो निकलेंगे इसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट पे पाचन पे काम करेंगे, ये करेंगे आपका एमाइलेज। कौन करेंगे, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। देखिए एमाइलेज जो है, जो लार ग्रंथि होती है वहां से भी थोड़ी बहुत निकलती है टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है, यहाँ से भी निकलती है एमाइलेज। तो ये एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन पे काम करना स्टार्ट करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में और लाइपेज जो है वो वसा को पचाने में मदद करती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए एक पेप्सिन और रेनिन भी होती है, लेकिन उसकी स्रावन की जगह अलग होती है ना, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन ये भी दोनों प्रोटीन के पचाने पे ही काम करती है। तो प्रोटीन पे को जो है पेप्टाइड्स में बदलते हैं पेप्सिन, और रेनिन जो है ना दूध में जो आते हैं प्रोटीन केसिन, उसको पचाने में मदद करती है। तो ये सब जो है कुछ पाचक एंजाइम है जिनको नाम आपको ध्यान रखना है, और कौन किस पे काम करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किस पे काम करता है। जैसे आपने यहाँ पे एमाइलेज देखा तो ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों आपके प्रोटीन पे काम करेंगे, और लाइपेज आपका वसा पे काम करेंगे। जठर रस से निकलने वाली, देखिए मैं बताया ना ये जगह अलग होते हैं। जठर रस, जठर मतलब पेट समझ सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोटीन पेप्टोन्स में बदलते हैं, ये मैंने मौखिक रूप से बताया। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होती है HCl। HCl ये अम्लीय, अम्ल का मतलब अम्लीय होता है। तो जो भोजन में किसी माध्यम से कीट पतंग कहना सही नहीं रहेगा, कीटाणु वगैरह जो आ जाते हैं उसको मारने का काम करते हैं और भोजन को अम्लीय मोड में ले जाते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपका लार में टाइलिन नामक एंजाइम जो है इसे पचाने में मदद करती है, और स्टार्च पे पाचन स्टार्ट करता है, स्टार्च जिसे मांड कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में संपन्न होती है भोजन का अवशोषण, है ना। जो भी पोषक तत्व है वो चूसा जाता है। फ्लेयर गन या आतिशबाजी के दौरान निकलने वाली हरा रंग किस तत्व के कारण निकलती है, जो आपका सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन, जैसे आपने डिस्कवरी चैनल में कई बार जो क्या नाम है इसका, बियर ग्रिल्स को देखा होगा, है ना। तो ये जो हरा रंग होते हैं ना, ये बेरियम के कारण, बेरियम नाइट्रेट के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होती है, और नारंगी या लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, है ना। कॉपर के कारण नीला रंग, सोडियम के कारण पीला रंग। सोडियम को जो है किरोसिन में आप डुबा कर रखते हैं, नहीं तो आग लग जाती है। इसके अलावा फास्फोरस को
आप जल में डुबा कर रखते हैं। इसके अलावा बिरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके जो है बनाया जाता है बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के निर्जलीकरण से होता है ना। जिप्सम का जो मतलब एक आंशिक रूप से जल का जो है ना डिहाइड्रेट कर दिया जाता है तो आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी ने देखा होगा, जो डॉक्टर वगैरह प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं, या मूर्ति का सांचा वगैरह बनाया जाता है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, एसिटिक एसिड है ना का जो है सूत्र वगैरह आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा जब किसी सरकार के लिए कुल टैक्स की प्राप्ति उसके पैसे से अधिक हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अधिशेष कहा जाता है ना। जब किसी सरकार की राजस्व की प्राप्ति कम हो और खर्च ज़्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? फिजिकल डिफिसिट यानी वित्तीय घाटा कहते हैं। इसके अलावा राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार कर राजस्व के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है ना। इसके अलावा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी परिषद का चर्चा जो है संविधान में 279A में किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 280 के थ्रू 5 वर्षों के लिए। अभी 15वीं चल रही है, आने वाले समय में 16वीं चलेगी। वेरियोला वायरस से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? चेचक होती है, चेचक है ना। चेचक, पोलियो, रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा सभी जो है आपका वायरस जनित रोग हैं, विषाणु से होने वाली रोग है। मम्स भी रखिएगा है ना, मम्स। इसके अलावा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। देखिए जो बच्चे अंग्रेजी में एक नियम बता थोड़ा सा, जो बीमारी के नाम होते हैं ना जिसके लास्ट में एस आते हैं, ये आपके कंफ्यूजन करते हैं प्लूरल वर्ब लगाने के लिए, जैसे मम्स है ना, तो मिसिल्स इस प्रकार से, लेकिन सिंगुलर वर्ब लगते हैं क्योंकि ये नाम बीमारी का होता है। इसके अलावा चेचक के टीके एडवर्ड जेनर ने खोजे थे। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने। पोलियो के टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था। जीवाणु से होने वाले कुछ रोग हैं जैसे हैजा, टेटनस, टाइफाइड, ये सब जीवाणु से हैं है ना। कुछ जीवाणु का नाम पार्टिकुलर आपसे पूछते हैं, जैसे हैजा किससे होती है तो आपको बताना है विब्रियो कोलेरी से होती है ना। कोलेस्ट्रियम टेटनी से टिटनस होती है। सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। मलेरिया, सोने की बीमारी, कालाजर, ये सब जो है प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्सोनोमा से होती है ना। काला जर जो है लिस्मेनिया से होती है और इसके जो वाहक का नाम है लिस्मेनिया डोनावानी। इसके अलावा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? देखिए एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, अभी हमने एशियन ना एथलेटिक्स चैंपियनशिप बताया था जो बैंकॉक में हुआ था। अभी आपका एशियन गेम चल रहा है। इससे पहले एशियन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2023 संपन्न हुआ है, पुरुष वाला और महिला वाला। तो पुरुष वाला भी भारत जीता है, महिला वाला भी भारत जीता है। पुरुष वाले एशियन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हारा है भारत से, और महिला वाला में आपका कौन हारा है? तो महिला वाला में आपका कोरिया हारा है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। एशियन सबसे काफी क्वेश्चन आती है, तो एक पदक जीते हैं, एक गोल्ड जीते हैं आपका, ठीक है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था है ना। इस प्रतियोगिता में भारत को 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य के साथ 14 पदक प्राप्त हुए थे। भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है अमन सहरावत ने जीता यहाँ पर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब यही बात मैंने अभी बीमारी वाली जो बात करी वो आपको विटामिन के लिहाज से ध्यान रखना है, किसके कमी से कौन सी रोग होती है और किस विटामिन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन B3 के जो है रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। विटामिन B1 के कमी से क्या होगा? बेरी, रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालमीन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, आँख के जो है आँख के लिए अच्छा होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फल अच्छे होते हैं, त्वचा और स्किन के लिए अच्छे होते हैं, स्किन मतलब त्वचा ही होते हैं। इसके अलावा विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, हड्डी के लिए अच्छा होता है। विटामिन E टेकोफेरॉल कहते हैं, प्रजनन क्षमता के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा अच्छे मतलब इसके कमी से उससे संबंधित बीमारी होंगे भाई, सिंपल सी बात। क्वाड का देश कौन सा है? ब्रिक्स का देश कौन सा है? आसियान में कौन कौन से देश हैं? सार्क में कौन कौन से देश हैं? ये जरूर देख लें, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रख लिया है ना। तो क्वाड में आप जानते हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है ना। इसी प्रकार से आपने सार्क में याद रखना है 8 देश को। इसी प्रकार से आसियान का देख लेना है ना। तो ये जो है क्योंकि जब से G20 में 21वां जो आपका आ गए हैं अफ्रीकन यूनियन है ना, तब से इस चीज की जो है डिमांड बढ़ जाएगी एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कुछ पुराने किताब जैसे यहाँ पे है द रेवोल्यूशनरी के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल है। ये वही सचिंद्र सन्याल है जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में शामिल रहे हैं है ना।
बंदी जीवन के लेखक भी सचिंद्र सान्याल हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर सुशील केशव चंद्र सेन, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कुछ एनिशिएंट जो किताब हैं, पुरानी किताब हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ सभा जो मतलब एक माहौल क्रिएट किया हो उस समय, एक नया मोड़ दिया हो समाज को, ऐसे सभा भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने कब किया? 1924 में। मंदिर प्रवेश इन्होंने ही शुरू किया था 1927-28 में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 में, जहाँ भी हरिजन शब्द लगा रहेगा महात्मा गांधी आएंगे। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। सत्यशोधक समाज बता ही दिया, फोलियो वाला बता ही दिया था। इसके अलावा इंडिया हाउस है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में है ना। और भी अभिनव भारत हैं, बीडी सावरकर ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी हो गए। इसके अलावा आपका जो है ये अली बंधु जो किए थे खिलाफत आंदोलन, ये सब कुछ जरूर ध्यान रखेंगे। काम आएगा भैया आपको। और यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट और है, इसकी डिस्कस मैंने इसी वीडियो में कर लिया है। विधवा पुनर्विवाह है ना, ये सब विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, ये 1856 में आया था। इसका एसबी डायरेक्ट पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है एक्ट कब आया था, तो 1856 बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा विधवा आश्रम डीके कर्वे साहब ने किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए जो है कल से हम कंटिन्यू अपनी सीरीज करेंगे 21 वाली, जो 21 सीरीज चल रही है। 57 सीरीज समाप्त हो गई, 21 चल रही है। और BSSC के लिए भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। थोड़ा सा एक बार सही हो जाऊँ फिर कंटिन्यू बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।